बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस हवाले से यकीनन बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे वो खुश भी हैं और कुछ परेशान भी हैं। बच्चे बहुत बहुत खुश हैं और कुछ बच्चे थोड़े से सैड हैं। पता चल गया होगा। हम आज बात करने वाले हैं तालीमी इदारों के हवाले से, क्योंकि आज से बाकायदा तालीमी इदारों का तालीमी इदारे जो हैं वो खुल गए। एक अरसे से ये बंद थे। कुछ माँ बाप चाह रहे थे कि बच्चे स्कूल जाएं और ज़रा कुछ माँ बाप बिल्कुल अभी भी नहीं चाह रहे होंगे कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। वो बड़े एक कम तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं, मगर बच्चों का बड़ा नुकसान हो रहा था, बड़ा हर्ज हो रहा था उनका। वो जो सिलेबस वगैरह था वो ऑनलाइन उस तरह उन्हें समझ नहीं आ सका है। इस तरह की शिकायत बहुत ज़्यादा सामने आई और स्कूल्स को खुलना ही था। चलें फाइनली स्कूल खुले और ज़िंदगी मेरा ख्याल है थोड़ी सी बच्चों की ज़िंदगी तो मामूल के मुताबिक आएगी। बिल्कुल मामूल के मुताबिक आएगी और फ़हीम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो मामूल के मुताबिक आ रही हैं, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया है कि हमें कोविड के साथ ही जो चीज़ें हैं उनको जारी रखना है। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दानिश जमा साहब जो कि माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। शो में आपको वेलकम करते हैं सर। जैसा कि आज 1 फरवरी है और आज से तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए गए हैं, तो आप इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे कि फ़हीम ने भी अभी कहा कि 2 किस्म के वालिदैन हैं। एक वो जो कि अभी भी कुछ परेशान हैं क्योंकि कोविड के वार जो हैं वो अभी भी जारी हैं, तो उनका ख़्याल है कि तालीमी इदारों को अभी नहीं खुलना चाहिए था। जबकि दूसरे वालिदैन वो खुश भी हैं, बच्चे भी खुश हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो तालीम का काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो कैसे आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, फ़ैसला तो बहुत खुशाइन है और क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि ये जो लॉस बच्चों का तालीमी इदारे बंद होने से हुआ है, ये लॉस एक बहुत बड़ा लॉस है। कोविड से ज़्यादा नुकसान बच्चों का तालीमी इदारे बंद होने से हुआ। और जहाँ तक बात है कि वालिदैन जो है वो कितने % सेटिस्फाई हैं, तो 80% वालिदैन तो अपने बच्चों को तालीमी इदारे भेजने के लिए तैयार हैं। सही। और ये कुछ तादाद होती है वालिदैन की जो थोड़े इस मामले में रिज़र्व होते हैं, लेकिन जब क्योंकि प्राइवेट इदारों में तालीमी इदारों में SOPs को वो बेहतर देखते हैं, फॉलोअप हो रहा है, तो वो भी बच्चों को तालीमी सरगर्मियों में जारी करना शुरू कर देते हैं। सही। अच्छा, वो जो नुकसान बच्चों का पढ़ाई के हवाले से हुआ है, क्या उसको पूरा किया जा सकेगा? पिछली दफ़ा तो बग़ैर इम्तिहानात के पास कर दिया गया है। अभी बच्चों ने पढ़ा ही कुछ नहीं है और टीचर्स भी उस तरह कॉन्फिडेंट नहीं है जो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा है। फ़हीम भाई, ये नुकसान तो आप इसका अज़ाला नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात शुरू में ही समझाई जा रही थी कि ऑनलाइन सिस्टम जिस तरीके से इन्होंने एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया, ये यहाँ पे फेल है। उसकी वजह यह है कि पेरेंट्स के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जो जिसमें बच्चों को वो तालीम दे सकें। और जहाँ तक ये इनके नुकसान को कवर अप करने की बात है, तो बेहतर तरीका तो यही है कि आइंदा ऐसे कोई फ़ैसले ना करें। SOP के मुताबिक अल्टरनेट डेज़ पे या जो भी शिफ्ट वाइज तालीमी इदारे खोलने का ऑप्शन है उसी को फॉलो अप करके रखें। ये पूरा सेशन तो ज़ाया हो गया। अब इसमें ये जितनी भी बच्चों ने क्लासेस ली हैं, चाहे वो ऑनलाइन की सूरत में हो या जो 2 महीना तालीमी इदारे खुले थे सितंबर टू अक्टूबर में, उस सूरत में हो, तो वो उसके बेस पर बच्चों ने अपने मिड एग्ज़ाम तो दे दिए। अब बारी है फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की। अब फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के लिए क्योंकि हर इदारे ने अपने सिलेबस जो दिए हैं वो रिड्यूस करके दिए हैं, तो उस रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक भी 3 महीने के अंदर उनकी तैयारी बाआसानी हो सकती है और एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। सही। क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कुछ बच्चे, मतलब हर एक की फैमिलीज में बच्चे होते हैं, तो बड़े डिस्टर्ब हुए हैं बच्चे। उन्हें वो जितना उन्हें पढ़ना था, जो उन्हें पढ़ाया जा रहा था, वो उस तरह उन्हें समझ नहीं आ रहा। फिर हर बच्चे के पास बड़ी स्क्रीन में वो भी अवेलेबल नहीं है, मतलब टैबलेट या कोई लैपटॉप जिसके ऊपर उन्हें कुछ नज़र भी आए।
ज़्यादातर बच्चे फ़ोन पे जो है ना वो एजुकेशन ले रहे थे, और उस पे फ़ोन पे बहुत छोटी सी स्क्रीन में क्या दिखाया जाता है, बच्चे अपसेट भी हैं। और आपको क्या लगता है, बच्चे एक्साइटेड हैं वैसे भी स्कूल जाने के लिए? बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं, और आज पहला दिन है और मैं खुद भी जो अपने तौर पर विज़िट करके आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छी तादाद में बच्चों ने जो है स्कूल को ज्वाइन किया है। अब बात यह है कि स्कूल में अल्टरनेट डेज़ पे क्योंकि बुलाया जा रहा था, तो जिन क्लासेस को बुलाया गया उन क्लासेस के बच्चे प्रॉपर आए अटेंडेंस के साथ, क्योंकि ये बच्चों का शौक़ है, ये उनका बुनियादी हक़ है, ये तालीम जो है उनका बुनियादी हक़ है। और स्कूल की एक अलग ही बच्चों के लगाव होते हैं, वो स्कूल से दूर नहीं रह सकते। तो वो जो एक स्कूल आने की खुशी है उनकी, वो तो एक बच्चा जानता है। सही सर, स्कूल तो खोल दिए गए लेकिन अभी भी SOPs पर अमल दरामद करवाना और होना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात करें तालीमी इदारे जो खुल गए हैं आज से, उस हवाले से हम बात करें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दानिश जमा साहब जो कि माहिर तालीम है। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुल्क भर के तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, तो SOPs की अगर बात की जाए तो अगर कोई स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पर प्रॉपर SOPs पर अमल नहीं होता, तो उस हवाले से क्या कवानीन बनाए गए हैं, क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, क्या कहेंगे? जो स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग थी उस हवाले से हमें कुछ बताइए। जी, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो निजी तालीमी इदारे हैं जी, SOPs के ऊपर तो फंक्शन वही कर रहे हैं। जितना SOP निजी तालीमी इदारों में जो भी विज़िट हुआ, ऑफिशियल विज़िट या हमारे डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें वो सेटिस्फाई है निजी तालीमी इदारों में जो SOPs फॉलो करवाई जाती हैं, और इस तरीके से फॉलो अप करवाई जाती हैं कि वो बच्चों को अल्टरनेट डेज़ में शिफ्ट वाइज एक डेस्क पे एक बच्चा, 4 फीट का फासला रखना, मास्क, सैनिटाइज़र लाजमी इसका इस्तेमाल है, अपना पर्सनल वो लंच लेके आते हैं, उनकी जो बॉटल्स हैं वो अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। तो इसी तरीके से ये एक इदारा है जो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध है, इनके ज़ेरे निगरानी ये तमाम तर इदारे बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अगर हम हट के बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो वहाँ पर नहीं इस तरह से SOPs फॉलो होंगी। असल मायनों में नज़र-ए-सानी इस तरफ होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी तालीमी इदारे, क्योंकि देखें बच्चा तो वहाँ पे भी जा रहा है, और अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तमाम तर तालीमी इदारों से मुंसलिक है तो उसमें गवर्नमेंट का भी इतना ही पार्ट है। तालीमी सरगर्मियों में तो कम है, लेकिन SOPs के ऊपर तो होना चाहिए। कैसा सुपरविजन के हवाले से बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के पार्ट की? जी, सुपरविजन के हवाले से कि गवर्नमेंट इदारों में उस तरीके से SOPs को फॉलो अप नहीं करवाया जाता। उन्हें चाहिए कि वो बेहतरीन चेक एंड बैलेंस वहाँ पर रखें। प्राइवेट तालीमी इदारे अपना चेक एंड बैलेंस प्रॉपर SOPs को फॉलो अप करवा रहे हैं। सही। अच्छा, तो जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं इस स्टैंडिंग कमेटी में, ज़रा वो तो सामने लेके आए हैं ताकि पता चले कि हम किन किन पॉइंट्स पे बात हुई है, और हुकूमत को और मतलब तालीमी ये प्राइवेट स्कूल्स के जो जितनी भी एसोसिएशंस हैं उन लोगों के क्या क्या मतलब तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या चाहते हैं, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, फ़हीम भाई, तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत हैं, और तहफ़्फ़ुज़ात बच्चों के बेहतर कारकर्दगी के हवाले से हैं कि उनको क्या रिलीफ दिया जा रहा है। अच्छा, पहली स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी 21 जनवरी को। तो उस स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में जो मिनिस्टर एजुकेशन सईद गनी साहब हैं, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई थी जो तमाम चेयरमैन बोर्ड्स पर थी। उनको ये टास्क दिया था कि आप आइंदा का जो सेशन है तालीमी वो और जो इम्तहानात होंगे उसका शेड्यूल प्लान करके हमें एक सजेशन दें। उसके ऊपर ज़ेरे बहस कल स्टीयरिंग कमेटी की दोबारा मीटिंग बैठी थी।
उस मीटिंग में जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उसमें सबसे पहला जो बुनियादी बच्चों का एक हक होता है कि उन्हें इम्तिहान में बैठने के लिए सहूलत दी जाती है, जिसमें 3 घंटे उन्हें दिए जाते हैं कि वो अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक है। अच्छा, पेपर का पैटर्न इन्होंने चेंज करते हुए इस ड्यूरेशन को भी कम कर दिया, यानी जहां पहले 3 घंटा बच्चे को सहूलत थी कि वो अपने इम्तिहान को मुकम्मल करें, वहां 1 घंटा कम करके उसे 2 घंटे पे ये ले आए हैं। छोटा कर मतलब कम कर दिया ना, कम कर दिया है। तो उसको लिखना भी कम पड़ेगा, वो 5 की बजाय मेरा ख्याल है सवालात भी 3 साढ़े 3 होंगे, कुछ ऐसा होगा। पहले पेपर पैटर्न ये था कि उसमें 20% MCQs होते थे और 80% जो है वो उनका लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर पेपर होता था। अब इन्होंने ये किया है कि 50% MCQs कर दिए हैं और 50% इन्होंने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर दिए हैं। अच्छा, ये पैटर्न में चेंजेस लेके आए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो ड्यूरेशन है उसको 1 घंटा कम करके 2 घंटा कर दिया है। इसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि आपने ये फ़ैसला तो बहुत अच्छा किया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि 50% MCQs कर दिए गए और बकिया 50% में आपने 20% डिस्क्रिप्टिव और 30% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रखे हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि MCQs को अटेम्प्ट करना भी इतना आसान नहीं होता। ये चीज़ को सामने रखना चाहिए कि जो 9वीं जमात के बच्चे हैं उनका इसी पैंडेमिक के अंदर जब स्कूल बंद थे उनके निसाब में भी तब्दीली कर दी गई और उनके 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड भी कर दिए गए। यानी जहां उनके पास 5 इम्तिहानात होते थे, सब्जेक्ट 5 होते थे, अब वो 7 सब्जेक्ट के पेपर देंगे, जिसमें उनको फिजिक्स भी दे दिया गया है, जिसमें उनको मैथ भी दे दिया गया है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स को नहीं, ये मैं जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो मैं ये सवाल ये पूछना इनसे चाह रहा हूँ कि अगर आपने बच्चे को इम्तिहान में 1 घंटा कम किया है तो MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए जो ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं उसमें एक एक सवाल को पहले वो बच्चा रफ में अपीयर करता है, अटेम्प्ट करता है, फिर उसके सही आंसर को आने के बाद वो MCQs पे अटेम्प्ट करता है। तो बात तो वहीं आ जाती है, 1.5 घंटा कम से कम उसको 50 MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए तो आप होगा। समझते हैं कि जो टाइम उन्होंने दिया है वो सही नहीं है, कम नहीं, है? इसमें तब्दीली होनी चाहिए। इसमें फौरी तौर पर, क्योंकि देखें मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सईद गनी एक बहुत समझदार आदमी है। मैं इनसे ये मुतालबा करता हूँ आपकी चैनल की मार्फत से कि ये इसको 1 घंटा बढ़ाएं, वापस 3 घंटे पे इनको टाइम दें ताकि बच्चा सहूलत देखे। हम एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से काम करते हैं। एक शार्प बच्चा, उसके लिए 2 घंटा, उसमें भी वो आधा घंटा बचा के बैठ जाएगा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट क्या है, उसको 3 घंटा पूरा चाहिए। सही है। तो अगर 3 घंटे फर्ज करें पूरे करते हैं तो वो जो इन्होंने तब्दीली की है पेपर लेने के हवाले से, उसकी तो फिर ज़रूरत नहीं है कि वो एक अच्छा स्टेप है। वो एक अच्छा स्टेप है, वो खुशाइन है, वो होना चाहिए क्योंकि सिलेबस रिड्यूस था। अच्छा। और बच्चों को पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिला, तो वो तो होना चाहिए, लेकिन उनको 1 घंटा इजाफी मिलना चाहिए। ठीक है। तो इन 3 घंटों से 2 घंटे करने की इससे क्या फ़ायदा हो सके कि यहाँ पे हम इस 1 घंटे में वो कोरोना वायरस को किस तरह शिकस्त दे रहे हैं हम लोग? यही समझने वाली बात है फ़हीम भाई कि जहाँ बच्चा 2 घंटा बैठ रहा है, मास्क उसने तब भी लगाना है, फासले से उसने तब भी बैठना है, वो मजीद 1 घंटा क्यों नहीं बैठ सकता? सर वो तो इसलिए रिड्यूस किया ना क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया, सवालात कम हो गए, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने टाइम दिया, ना कि इस वजह से कि कोरोना की वजह से। देखें, बच्चों को सहूलत जा रही है, जहाँ उनको सहूलत दी जा रही है वहाँ से एक सहूलत क्यों वापस ली जा रही है? ये तो उनका बुनियादी हक है ना। 3 घंटे का पेपर, 50 MCQs अटैम्प्ट करना। देखें, जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं थ्योरी बेस होते हैं, उनमें तो बहुत आसान है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट का जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें MCQs को अटैम्प्ट करने के लिए उसको पहले रफ वर्क करना पड़ता है, उसके बाद वो सही आंसर अटैम्प्ट करता है। लाइक मैथ का सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स का सब्जेक्ट हो गया और दीगर ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको अटेम्प्ट करने के लिए उसे पहले वर्क करना। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अगर मजीद इसी हवाले से बात करेंगे, छोटा सा वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ ज़ारा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दानिश जमा साहब। अच्छा दानिश साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरह इम्तहानात के बारे में जो डिसाइड हुआ है कि 3 घंटे से वो 2 घंटे में जो है इम्तहान लिया जाएगा, और कुछ और भी उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं जो कि मेरा ख्याल है कि मुमकिन है। ठीक है, थोड़ी सी एक टफ सिचुएशन बनी है स्टूडेंट्स के लिए, मगर जिस तरह उन्होंने MCQs वगैरह और उन्होंने सारा क्राइटेरिया चेंज किया है, तो इसमें 2 घंटे में भी टेस्ट हो तो सकता है कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। ज़रा इस बारे में बताएं। देखें फ़हीम भाई, बात यह है, एक एवरेज स्टूडेंट को अगर देखा जाए तो उसके लिए ये नामुमकिन है। अच्छा, नामुमकिन है, ओके ठीक है। क्योंकि सिर्फ MCQs नहीं है, उसके बाद उसने डिस्क्रिप्टिव भी करना है, फिर शॉर्ट भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये तालीमी साल के हवाले से भी कुछ खबरें सुनने में आई हैं, ज़रा इस बारे में बताइए। तालीमी साल अप्रैल में शुरू होता है। ठीक है। तालीमी साल को इन्होंने पिछले 2 साल से ये जून में शुरू हो रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि एक एकेडमिक प्लान डिसाइड होता है, हमने अप्रैल में ही इनसे बात की थी। लास्ट ईयर सईद गनी साहब ने खुद कहा था कि मैं इसको अप्रैल में ही शुरू करवाऊंगा, लेकिन कोविड की वजह से हम इसको जून में लेके जाएंगे। अभी कल की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि इस तालीमी साल को अब अगस्त में लेके जाएं। अगस्त से ही तालीमी साल शुरू होगा और 2 अगस्त की इन्होंने डेट दी है तमाम तालीमी इदारों को। और क्योंकि जब सारी चीज़ें लिंक होती हैं, आपस में मुंसलिक होती हैं, तो इनमें और भी चेंजेस हैं, जिसमें जामियात के एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए भी इन्होंने डेट अनाउंस की है और इम्तिहानी डेट भी अनाउंस की है, वो मैं तफसीली आपको बताऊंगा। सही। हमारे साथ कॉल पर महरीन रिजवान भी मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम। जी महरीन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। महरीन, आज से तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो कम करके 3 घंटे के बजाय 2 घंटे कर दी गई है, और बच्चों पे भी काफ़ी प्रेशर है क्योंकि सिलेबस उस तरह से नहीं कंप्लीट हो सका, चीज़ें उस तरह से नहीं हो सकी ऑनलाइन एजुकेशन में। किस तरह से देखती हैं आप इस सिनेरियो को? सबसे पहले तो सबको सलाम, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने और बहुत बेहतर फैसला किया है। लेकिन बेहतर ये होता कि थोड़ी सी जो ये ड्यूरेशन की बात की जा रही है एग्ज़ाम्स की, ये अभी अनाउंस ना की जाती, जिससे बच्चे परेशान हो गए, और थोड़ा सा भी टाइम को गुजरने दिया जाता कि हालात किस तरह के हैं। थोड़ा सा देख के हुकूमत को फैसला करना चाहिए था। अभी बच्चे टेंशन ले रहे हैं, अभी ये 4 महीने बाद की बात है। अभी बच्चों को रूटीन में आने दिया जाता, बच्चों को एग्जाम्स की तो तैयारी स्कूल में ही करवाई जाएगी। अभी बच्चों को पिछले साल ज़ाया होने का ही दुख है, और फिर उसके बाद उनका रूटीन चेंज हुआ है। अभी टीचर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, उन्हें बच्चों को बहुत काम होकर उन्हें गाइडेंस देनी है कि एक तो आपको बीमारी से भी लड़ना है और अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो देनी है, और उनको इंडोर आउटडोर दोनों तरह से सेफ्टी एजुकेशन भी देनी होगी। मतलब एजुकेशन देनी है, उसके बाद आपको वायरस से लड़ने की भी एजुकेशन देनी है। सही। अच्छा, तो महरीन साहिबा, जैसे कि बच्चों ने अच्छी खासी छुट्टियां कर ली हैं, वो स्कूल्स नहीं गए, तो अभी अगर बच्चे रेगुलर हो जाते हैं तो 1-2 महीने स्कूल जाने के बाद क्या वो जो उनकी पढ़ाई में नुकसान पहुंचा है वो मतलब पूरा किया जा सकता है? देखें, करने को क्यों नहीं किया जा सकता। माशाल्लाह से हमारी कौम बहुत ही मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, स्टूडेंट्स भी, और अगर टीचर्स भी थोड़ी मेहनत करें, बच्चों पे थोड़ा सा टाइम दें, तो बिल्कुल की जा सकती है। ये तो हमें बहुत अफसोस है कि पिछला साल बच्चों का बहुत बुरी तरह से ज़ाया हुआ है, लेकिन ये है कि इस साल को ज़ाया ना होने दिया जाए। जो पुरानी गलतियां, उनसे सीखना है हमें, अब आगे नहीं होने देनी चाहिए। अब देखें, अभी भी हम स्कूल खुलने से ज़्यादा ये डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम्स की ड्यूरेशन एक प्रॉब्लम बनी हुई है। ये अभी बाद का फैसला होना चाहिए था कि अभी बच्चों की एजुकेशन किस तरह रूटीन में आनी थी, उसके बाद फिर डिसाइड करना था। ये कल ही डिसाइड हुआ है, जो स्टीयरिंग कमेटी की जो एक सारी मीटिंग थी उस कॉन्फ्रेंस में, ये कल डिसाइड होता रहा है, इस नुक्ते पे बात होती रही है कल। बट इट्स वेरी अर्ली डिसीजन। अभी एग्जाम्स के लिए नहीं, अभी हमें बच्चों को रूटीन में लाना है,
और उन्हें सेफ्टी प्रिकॉशंस की तरफ लाना है कि किस तरह से उन्होंने अपने रूटीन में एक सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी है। सबसे पहले बच्चों को मास्क की अवेयरनेस देनी कि ये आपने उतारना ही नहीं है। उसके बाद घर जाकर भी उन्हें थोड़ा सा फील करवाना है कि किस तरह से उन्होंने एक जो अभी बहुत अच्छा टाइम मिल गया है बच्चों को अवेयर करने का टीचर्स को। बिल्कुल सही होगा। सही। अच्छा मेरीन, एक तो ये बात कि पूरे साल जो है बच्चों का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, बल्कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है स्कूल जाना छोड़ दिया, उनके वालिदैन के पास पैसे नहीं थे और गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए, तो वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल स्कूल से दूर हो गए और अब वो दुकानों पे काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को वापस स्कूल तक लाना क्या करना चाहिए हुकूमत को उनके लिए? यकीन करें ज़हरा, लास्ट टाइम भी आपने इस इशू को उठाया था और अभी भी मैं सुन रही थी कि गवर्नमेंट स्कूल हमारे यहाँ ऑल ओवर देखा जा रहा है, एक सोसाइटी को एक उसको देखा जा रहा है लेवल पे, बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स को देखा जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स को तो पूछा ही नहीं जा रहा कि वहाँ हो क्या रहा है। लाइक टेम्परेचर किस तरह से लिया जा रहा है बच्चों का, चेक एंड बैलेंस है या नहीं है, मास्क पहन रहे हैं बच्चे या नहीं, क्योंकि आपको तो पता है गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है। वहाँ पर टीचर्स मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे, कोई मतलब लाइक एक कमेटी भी बनानी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, जो जाके स्कूल्स में जाकर देखे। तो वो तो ऑब्वियसली वो एक चेक एंड बैलेंस हो रहा है, लेकिन किस तरह से किया जा रहा है ये हमें नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता, टीचर्स को नहीं पता कि कोई उनके ऊपर है जो पीछे से आकर देख सकता है। वैसे तो टीचर्स बहुत अच्छा मतलब उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन जो उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, उन्होंने स्टार्टअप लिया और उन्होंने डील किया इस सिचुएशन को, तो मेरे ख्याल से इसको भी वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मेरीन साहिबा, हमारे साथ थी, आपने बड़ी मुफीद मालूमात जो है इस हवाले से हमारे साथ शेयर की हैं। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से हम दोबारा जब वापस आएंगे तो मजीद इसी हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं तालीमी इदारों के हवाले से, क्योंकि आज से मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का हुक्म दे दिया गया है। हमारे साथ दानिश जमा साहब मौजूद हैं और इनसे हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ तालीम के शोबे का मसला नहीं था, हम लाइफ के हर सेक्टर में बड़े ऐसे फ़ैसले लेने पड़े जिनके बारे में कोई तजुर्बा नहीं था दुनिया को। तो तालीम के हवाले से भी ये जो फ़ैसले लिए गए हैं, इन शुरू में कुछ सही गलत फ़ैसलों का मजमूआ इस वक्त ये है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखा है कि हमने किस तरह इस पूरे शोबे में काम करना है। तो अभी तो काफ़ी वक्त हो गया है, हमारे पास दुनिया भर के मॉडल्स भी मौजूद हैं कि किस तरह उन लोगों ने अपने स्कूल्स के बारे में डिसीजंस लिए हैं। तो अभी जिस जगह पे हम स्टैंड कर रहे हैं, क्या हम बिल्कुल सही तरह से अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सही फ़ैसला लेने के लिए बिल्कुल मतलब सही जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, या अभी भी कुछ झोल हैं इन सारी चीज़ों में और मतलब कुछ गलत फ़ैसले ले रहे हैं हम लोग, जो आप लोगों को लगता है? फ़हीम भाई, फ़ैसला जो गलत लिया जाता है वो इदारों को बंद कर देने का, कि आपके पास स्मार्ट ऑप्शन है जिसको आप पूरे मुल्क पे अप्लाई करते हैं। हमने कभी भी प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ हम नहीं गए और यही वजह है कि ये मिसाल भी दी जाती है कि हमने इसमें बेहतर हिकमत अमली की हमारे मुल्क ने। तो यही काम तालीमी इदारों के लिए भी करना चाहिए। अभी आप इनको जो आपने प्रॉपर बंद किया, तो इसमें जो आपने नुकसानात उठाए हैं वो बाकी तमाम तर शोबों से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये बच्चों का मामला था। ठीक है, बच्चों को हमने पूरा साल घर पे बिठाया है, बराए नाम हमने ये कह दिया कि ऑनलाइन तालीम दी जा रही है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। अगर पूरी दुनिया ने बिठाया, आप किसी कोई प्लान करके तो नहीं बैठे हुए थे कि इस तरह कोरोना वायरस की वजह से जो है ना सारी दुनिया बंद होगी तो हमें ये करना होगा या ये करेंगे, किसी को पता भी नहीं था क्या होने वाला। लेकिन हमारी प्लानिंग ये थी फ़हीम भाई कि हम स्मार्ट ऑप्शन पे गए थे, हमने तमाम शोबे खोल दिए थे और यही हमारे बच्चे जो हैं तमाम तर जगह खुलने के बावजूद
पब्लिक प्लेसेस पे भी जाते हैं, तमाम चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एसओपी को फॉलो अप करके, तो यही एसओपीज़ तो तालीमी इदारों में इन जगहों से बेहतर फॉलो अप करवाई जाती हैं। हाँ, लेकिन कहीं हमने ऐसे तालीमी इदारे देखे जब स्कूल खोले गए तो वहाँ पर एकदम से कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, असातिज़ा में भी, टीचर्स में भी, तो उसके बाद हाँ स्टाफ में भी, तो फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब तालीमी इदारों को ऑनलाइन, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन तो मौजूद था ना और पूरी दुनिया ही इस पर अमल कर रही है, तो बच्चों की जान से खेलना ये ज़्यादा, इससे बेहतर ये था कि आप ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं। जी, लेकिन अगर उसकी फैसिलिटीज़ हों, और देखें ये बात तो सही है कि अगर किसी जगह पे कोई केसेस आपको रिपोर्ट होते हैं तो आप उसका तरीक़ेकार ये है कि उसको फॉर द टाइम बीइंग के लिए आप बंद करें। ये नहीं होता कि आपने 2 महीना या 3 महीना उसको बंद कर दिया और एक किसी इदारे के बिहाफ पे आपने मुल्क के सारे इदारे बंद कर दिए। तो ये स्मार्ट ऑप्शन होना चाहिए कि आपको अगर किसी इदारे से रिपोर्ट हुए हैं केसेस, आप उस इदारे को 14 डेज़ के लिए बंद कर दें। आप इन ऑप्शंस की तरफ जाएं बनिस्बत इसके उस इदारे को कि जहाँ पे ये मसला हुआ है, ये केस रिपोर्ट हुआ, आप इस बिहाफ पे पूरे मुल्क के तालीमी इदारे क्यों बंद कर रहे हैं? ये चीज़ एक समझ से बालातर है। इसमें जितने तालीम से वाबस्ता लोग हैं ये इसके सख्त खिलाफ थे और अब भी हैं। ठीक है, इस चीज़ की मुखालफत जो है वो, और ये वालिदैन ने मुखालफत, ये वालिदैन की तरफ से अब ज़्यादा है। वालिदैन खुद बच्चों को इदारों में भेजने के लिए, देखें कोई उस्ताद घर से नहीं लेके आता बच्चों को, वालिदैन खुद स्कूल के दरवाजे पे छोड़ के जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो मुतमईन है स्कूल से, वो मुतमईन है इदारे से, तो ही वो इदारे में लेके आ। सही। तो सर लास्ट में एक ये बता दें कि आप क्योंकि स्कूल खुल गए हैं जब, तो स्कूल इंतज़ामिया की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी है एसओपीज़ के हवाले से, एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने के हवाले से? जी, स्कूल इंतज़ामिया, मैं आपके चैनल से उनसे दोबारा ये कहूँगा कि जिस तरीके से आपने एक मिसाल कायम की, सितंबर से नवंबर तक प्रॉपर एसओपीज़ को फॉलो करवा के दिखाया कि इस तरीके से हम काम चला सकते हैं, तालीम को रोक नहीं सकते। हमारा ये तरीका है, आपने फासले से बच्चों को बिठाया, आपने मास्क कंपलसरी, सैनिटाइज़र कंपलसरी, आपने सैनिटाइजिंग गेट बनाए, आपने प्रॉपर एसओपी के ऊपर बच्चों को क्लासेस में बिठाया है, उनको तालीम दी, अल्टरनेट डेज़ किए, शिफ्ट किए। क्या चीज़ नहीं की, क्या हरबा इस्तेमाल नहीं किया निजी तालीमी इदारों ने, ताकि बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ ना रुकें। तो अब भी मैं उनसे यही कहूँगा कि जिस तरीके से आपने मिसाल कायम की, आप उस मिसाल को इसी तरीके से और बेहतर अंदाज में सामने लेकर आएँ। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच दानिश साहब, आप तशरीफ़ लाए, और इस हवाले से वाकई हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मतलब हुकूमत भी अपने हिसाब से फ़ैसले कर रही है और स्कूल्स की जानिब से भी अच्छे फ़ैसले करने की हमें नज़र आ रहे हैं, और वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को जो है वो सही तरह से महफूज रहने का तरीका समझा के स्कूल भेजें। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करेंगे। एक अलग मौजू पे कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम आपको बताते चलें कि पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफ़ा हो गया है। और फ़हीम, नए पाकिस्तान में सब कुछ पुराने पाकिस्तान जैसा ही है, आवाम के मसाइल वैसे के वैसे ही हैं, और अगर हुकूमती रवैये की अगर हम बात करें तो वो भी गुज़िश्ता हुकूमतों जैसा ही है, क्योंकि आवाम का कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई जो है उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, और अब पेट्रोल की कीमत में भी इजाफ़ा हो गया है। तो जी हाँ, पेट्रोल की कीमत में ज़रा जब इजाफ़ा होता है ना तो उसके साथ हर चीज़ की कीमत में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन में हर जगह कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, कीमतें ऑब्वियसली बढ़ जाती हैं।
और ये जो इजाफ़ा है ये 2021 की अगर हम बात करें तो ये तीसरी बार जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। अब इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, चीज़ें क्या मज़ीद महंगी होंगी, किस तरह से आवाम ये जो बर्डन है, ये जो बोझ है उसको बर्दाश्त कर सकेगी, इसी हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद खान साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। बिल्कुल सर, हुकूमत की जानिब से ये जो मौक़िफ़ आया है इसके बारे में क्या कहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ओगरा की जानिब से जो सिफारिशात पेश की गई हैं कीमत, यानी कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इनको बढ़ाने के हवाले से, उसके बरक्स काफ़ी कम इजाफा किया है, तो इसका मतलब है कि इस जानिब से तो ओगरा की जानिब से तो काफ़ी ज़्यादा सिफारिशात थी कि पेट्रोल को ज़्यादा महंगा किया जाए। तो ऐसा क्या है और क्यों कीमतें बढ़ाने की अचानक जो है वो ज़रूरत महसूस हुई है? देखें, पेट्रोल की कीमतें जो इस टाइम पाकिस्तान के में मौजूद हैं, जो ये मुसलसल मैं समझता हूँ 2 महीने में तीसरी बार इन्होंने जो है कीमतें बढ़ाई हैं। ये IMF का एजेंडा है। देखिए ना, ये आलमी साहूकार जो है, जितने इदारे हैं, ये सब इस मुल्क के ऊपर इन्होंने एक धावा बोला है। एक कमज़ोर हुकूमत है, एक ऐसी हुकूमत है कि जिसको ये पता है कि मतलब ये जिस वक्त चले जाएं, कोई मतलब उनको वो फिक्र नहीं है। इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी यह है कि जितनी महंगाई कर सकते हो, IMF को खुश कर सकते हो कर दो। आवाम को मालूम है कि उड़ने के लिए तैयार नहीं है। उस आवाम की कमर तोड़ने में अपोजिशन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी जो वो देखे ना, जो एजेंडा लेके निकले हैं, उस एजेंडे की बुनियाद पे आवाम जो है इसका जितना साथ हैं जो उनके साथ हैं, लेकिन वो तहरीक बन नहीं पाई। इससे क्या हुआ कि हुकूमत की हौसला अफजाई हुई है। और उस हौसला अफजाई को ये अगर फ़र्ज़ करें कि एक तहरीक सही तरीके की जान पकड़ती तो ये महंगाई नहीं करते। हुकूमत को पता चल गया कि कोई नहीं है जो इस तहरीक चलाए। कुछ लोग हैं मतलब उसमें जो है लगे हुए हैं अपनी जदोजहद में, लेकिन सब मुंतशिर हैं। यानी वो एक प्लेटफार्म पे नहीं है। IMF के जो माहदे हुए हैं, आप वो माहदे से उठा के ले आए, उनको जैसे ओपन करें तो फिर हमें पता चलेगा। अच्छा, वो IMF ने नई पॉलिसी देना शुरू की है कि अब नए सिरे से जो उनका एक सेटल होगा, उसमें कितनी महंगाई होगी, ये उसका आगाज़ है जो कि हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, तो मतलब फिर भी हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं फंसी हुई भी तो है। मतलब इतना आसान भी नहीं है इन सारे हालात से निकल के, और मतलब आवाम के मफाद के लिए जो है कोशिश तो वो अपनी तरफ से करते ही हैं। ये आपने खुद कहा कि एक बड़ी कमज़ोर हुकूमत है ये, तो वो अपने हिसाब से कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। और अपोजिशन का जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं, तो अपोजिशन के जो भी पॉइंट्स हैं, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, वो आवाम के मफाद से ज़्यादा तो उनके अपने मफाद में नज़र आ रही हैं कि वो किस वजह से इतना शोर कर रहे हैं। देखिए, अपोजिशन के तो एक पहलू तो ये हो गया। हुकूमत का मसला सबसे बड़ा ये है कि इनके पॉलिसी साज या एक जमात होकर काम नहीं कर रहे हैं। हर फर्द एक मुंतशिर है, उनके बयानात उठा के देख लें, उनकी पॉलिसियाँ देख लें। यानी यहाँ तक कि अभी जो खटक का बयान आया तो वो उसको क्या लेंगे, वो उसने भी तो बयान दिया ना आखिर गवर्नमेंट के। बुनियादी तौर पे इमरान खान इस टाइम ये समझ रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, बाकी सारे बददियानत हैं। उसके अंदर उनकी हुकूमत के लोग भी हैं, उसके अंदर अपोजिशन भी है। यानी एक मुंतशिर और इनफरादी फैसले चल रहे हैं, और इनफरादी फैसले इस मुल्क के अंदर पॉलिसियाँ नहीं बना सकते और मुल्क को लेके नहीं चल सकते। उसके मिजाज के अंदर जो आता है वो शाम को ऐलान कर देता है। उसके बाद आप देखें उसकी गुफ्तगू का अंदाज ये होता है कि जैसे वो कोई इज्तिमाई फैसले नहीं कर रहा, वो इनफरादी तौर से फैसले कर रहा है। और इनफरादी तौर से सूरत ये है कि इस मुल्क के अंदर एक मुंतशिर गवर्नमेंट जो है कि इसका मुल्क पे मुसल्लत है, जिसको अवामी हिमायत भी हासिल नहीं है मतलब, लेकिन वो हिमायत हासिल नहीं है। लोगों से इनफरादी तौर से जायज़ा लो, इस हुकूमत को चला जाना चाहिए, इस हुकूमत को हट जाना चाहिए, क्योंकि सर आवाम परेशान है महंगाई की वजह से। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है आवाम का वो यही है, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं। जो एक रोटी की अगर हम बात कर लें तो वो इतनी महंगी मिल रही है, चाय इतनी महंगी मिल रही है। तो सर अभी ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ी हैं ये उसका इफ़ेक्ट है, या फिर ये IMF की शराइत की वजह से सब? देखिए, इंटरनेशनल सतह पे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, ठीक है ना, मतलब ये होता रहता है। लेकिन जब कमी होती तो कौन सा आप कम कर देते हैं? यानी जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं या रही हैं, तो उस वक्त कौन सा इस मुल्क के अंदर लोगों को रिलीफ दे दिया है? जहाँ तक आपने की बेरोज़गारी की, आप यकीन करें कि इस मुल्क के अंदर जो मैं देख रहा हूँ ना, मतलब मजदूरों से भी हमारा ताल्लुक है, फील्ड के अंदर भी देखते हैं हम। यानी ये समझे कि इस टाइम कराची के अंदर नहीं बल्कि पंजाब के अंदर भी जो है डकैती, लूटमार,
यानी इतनी तेजी, इसके भी अपने असरात है ना। बात ये कि लोग भूखे मर रहे हैं, मैं वो हौसला अफजाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके असरात पड़ते हैं लोगों के ठीक है ऊपर। सर, इस हवाले से हम बात करते हैं, ज़रा तफसील से बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा बीच में आ गया। एक छोटे से वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और आज हम न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। खालिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है और इस वक्त आवाम को जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायत का एक नया मौका मिल गया। वैसे भी बहुत सारे मौक़े मुसलसल मिलते ही आ रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान को ही अगर हम देखें तो हमें चीज़ें ऐसी लगती हैं कि शायद हमारी ही हुकूमत में, सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो जितने महज़्ज़ब मुआशरे हैं, जो बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, उनके अवाम भी इस वक्त अपनी अपनी हुकूमतों से एक लंबी लिस्ट शिकायत की लेके बैठे हुए हैं। उन्हें भी लगता है कि इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में हमारी हुकूमतों ने सही फ़ैसले नहीं किए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहते हैं कि ये वाकई सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा बुरा हाल हो रहा है या दूसरे ममालिक में भी कुछ इसी किस्म के सख्त फैसले लिए जा रहे हैं? फ़हीम भाई, हर वो मुल्क जहाँ पे हुकूमत जो है, जिसे कहना चाहिए कि वो हुकूमत नहीं है, यानी कि हर वो मुल्क जहाँ पीटीआई की हुकूमत है, ये कहना चाहिए जहाँ पे इसी नस्ल की हुकूमत है तो ये कह लें कि यही नस्लें जो मौजूद हैं, यानी तीसरी दुनिया के जो भी ममालिक हैं, गरीब मुल्क हैं, मसाइल तो उन सबके साथ हैं। हाँ, बात यह है कि उनके हर एक के हैं, कीमतें बढ़ती हैं, उन हर मुल्क के अंदर इसके बारे में महंगाई के लिए काम भी कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि हम जब अपने मुल्क के अंदर बैठ के बात करते हैं हमारे हुक्मरान, तो क्या मिसालें दिया करते हैं, पहले दिया करते थे कि लंदन के अंदर ये हो रहा है, चाइना ने ये कर दिया, अमेरिका ने, भाई वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप उनकी मिसालें दे के यहाँ पे जो पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, तो फिर लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है उसको भी बेहतर करें आप। महंगाई होगी, टैक्स बढ़ेगा, टैक्स लेना चाहिए, टैक्स की बुनियाद पे मुल्क चलते हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि सरकारी मुलाजिमीन को देख लें, ना पिछले साल आपने बढ़ाया, ना अभी आपके ज़हन में कुछ है। आप क्या दे रहे हैं, लोगों को भीख दे रहे हैं। कैसे सरकारी मुलाजिम, जब प्राइवेट जो मुलाजिम हैं उनके पास नौकरियां नहीं पीछे बची, तो आप मतलब सरकारी मुलाजिम जो हैं उनको भी इन हालात में साथ ही बर्दाश्त करना है। उसकी वजह है बात ये कि प्राइवेट में नौकरियां क्यों नहीं है। प्राइवेट में नौकरियां इसलिए नहीं है कि जो सरमायादार है उसको कोई लगाम नहीं है, वो आज़ाद है, उसको मालूम है कि यहाँ बेरोज़गारी है, वो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार के मुलाजिम पकड़ता है, सुबह रात को पकड़ता है, सुबह छोड़ देता है, मतलब सुबह आते हैं उसको और शाम को छोड़ दें। उससे क्या हो रहा है कि मजदूर और मेहनतकश जो गरीब लोग हैं ना, उनके अंदर एक एहसास महरूमी जन्म ले रहा है। आपकी पॉलिसी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि बेरोज़गारी तो है ही, लेकिन दूसरे जराइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, तो ये सब इसी का। अच्छा, आप क्या इसको अलग कर देंगे इन चीज़ों को, इस बेरोज़गारी और फाके और जो है? बिल्कुल नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। यानी आप ये सोचें कि एक फ़र्द है जिसकी माँ बीमार है, बच्चे भी बीमार हैं, जिसके घर के अंदर फाके हो रहे हों, वो ये काम करेगा। आप कुछ भी कर लें, दुनिया के जितने एनालिसिस हैं उनके आप उठा के देख लें, वही काम और तेज़ होगा। यानी मुल्क के अंदर खाना जंगी कब होती है? जब फाके होते हैं, जब लड़ाई होती है, जब लोग भूखे होते हैं, उस टाइम पे निकल जाते हैं लोग अपने उसके लिए। ठीक है, खालिद साहब महंगाई हुई है, मगर ऐसी भी कोई बुरी सूरत हाल नहीं है कि मतलब वर्स्ट कंडीशन में हम जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप देखें कि हमारे यहाँ बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे काम हो रहा है। टेक्सटाइल का सेक्टर है, उसमें तरक्की कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां बहाल हुई हैं, वो जितनी फैक्ट्रियां उनके साथ काम कर रही हैं, उससे जुड़े हुए जितने मामलात हैं वो सारे बेहतरी की जाने में। कंस्ट्रक्शन के शोबे देखा, वहाँ पे चीज़ें बड़ी बेहतर हो रही हैं। मतलब और भी बहुत सारी जगहों पे ये बरामदात जो है एक्सपोर्ट के हवाले से आप देखें, ऑन पेपर हम देखते हैं कि हमें यही खबर सुनने को मिलती है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन रियलिटी कुछ इसके बरक्स। मैं कह रहा हूँ कि ये वो फिगर हैं, ये वो बयानियाँ हैं, ये वो मौक़िफ़ है जो हुकूमत का लोगों के जहनों में हमारी चैनल ने बहुत ज़्यादा मतलब भर दिया है। ज़मीनी हक़ाइक़ यह है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है,
ज़मीनी हक़ाइक़ यह है कि मतलब ये है कि महंगाई बढ़ रही है, ज़मीनी हक़ाइक़ यह है कि लोगों का मेयार ज़िंदगी नीचे की तरफ चला गया, ज़मीनी हक़ाइक़ यह है कि लोग अपनी जो गुर्बत की सतह है उससे बहुत नीचे आ गए। इंटरनेशनल जो सर्वे आ रहे हैं वो भी यही आ रहा है कि महंगाई अब बढ़ेगी और जनवरी में बढ़ेगी, फरवरी में। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि हमारे जो इशारे हैं बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। यही है ना, निचली सतह पे लोगों की सूरत हाल ये कि दवाइयाँ जो आप 100 रुपए की लेते थे वो दवाई 250 रुपए की हो गई है, वो दवाई 300 रुपए की है। ये ब्लड प्रेशर की जो गोली मतलब ये लिया मुख्तलिफ लेते थे, जो 150 रुपए की थी वो अब 350 रुपए की मिल रही है। यानी ये मजमूई तौर से दवाइयों की सूरत हाल है। फिर मेडिकल की सहूलियात इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी नहीं करा सकता। आप जाके देख लें अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में बाहर लोग लेटे हुए हैं, नहीं है पैसा उनके पास। पहले भी लेट होते थे बहुत। अच्छा नहीं, इस वक्त लेकिन अब वो तादाद बढ़ रही है ना। मेरे कहने का मकसद है कि ये सब सही कह रहे हैं आप कि मतलब ये कभी भी इसमें ऐसा नहीं हुआ कि ये ख़त्म हो गई है। हाँ। लेकिन अब ये हो गई कि मजबूर हो गया है। कल वो 50 रुपए की दवा खरीद सकता था, आज वो 50 रुपए की दवा भी खरीद नहीं सकता वो। ठीक है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि ये सारे जो सारी सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उस पर हुकूमती की पॉलिसियाँ जो है ना उसने वो किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेशनल महंगाई हुई है, इंटरनेशनल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, पति कितने ममालिक के अंदर ये है और यहाँ पे जो महंगाई का तनासुब है। सर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक आ गया है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद है फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खान साहब जो कि तज़ियाकार हैं और हम उनसे पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ गई हैं उस हवाले से बात करें। सर, जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशियाए ख़ुरोनोश की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा हो जाता है। जैसे कि 2 रुपये अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो एक एक चीज़ पर 5-5 या 10-10 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। ये जो नाजायज़ मुनाफाखोर जिसको हम कहते हैं या जो माफियाज़ हैं, चीनी माफिया हो गया, आटा माफिया हो गया, पेट्रोल माफिया हो गया, इसके ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शंस क्यों नहीं लिए जाते? क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है उन्होंने पहले काफ़ी इस पे तनकीद की थी कि पेट्रोल माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शंस होने चाहिए, काम होना चाहिए। तो आपको लगता है कि अब ये जो माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी तौर पर कोई ऐसी चीज़ हो रही है इस हुकूमत में? असल में माफिया के ख़िलाफ़ तो गवर्नमेंट जिन माफिया के ख़िलाफ़ लगी हुई है उनके लिए भी कोई फैसले नहीं आए जो बड़े माफिया जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं। अब आ जाता है आपकी जो ये महंगाई का मामला है। देखिए बात यह कि हमारे जो छापे डाले जाते हैं ना वो किस पे, दुकानों पे जाके ठेले वालों के ऊपर। ये ठेले वालों से मामला नहीं चलेगा। ये लेके आते हैं मंडी से सामान, सब्जी मंडी से सामान उठाया, वहाँ पे जहाँ से माल आता है वहाँ पे जो रेट होते हैं उसके लिहाज से वो अपनी प्राइस करते हैं, उसमें अपना भी रख लेते होंगे वो 2-4 ज़्यादा। बात ये कि ये तो गवर्नमेंट की एक चेन है जिसको कि इसकी प्लानिंग की ज़रूरत है। यानी जहाँ से माल आता है, जहाँ पे फिर लोग लेके आते हैं, इस चेन को चलाने वाले कौन हैं, इसके ऊपर कौन बैठे हुए हैं? असल में तो माफिया वो हैं जो कि ऊपर बैठ के उसको डील कर रहे हैं। वो लोग किसी न किसी अंदाज से गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे उस हुकूमतों के अंदर वजीर हो। यानी ये सारी एक चेन है। अगर आप चाहें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपोजिशन से ताल्लुक हो उनका, मतलब नहीं, लेकिन वो हैं सारे उसमें ना। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि ये मफादात की वो जंग है जिसके अंदर सब मिक्स हैं। यानी कुछ जगहों पे कारोबार, फर्ज करें कि आप जहाँ से माल आ रहा है वहाँ पे ज़रूरी थोड़ी कि PTI के लोग मौजूद हों, ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम लीग के हों, नहीं पीस पार्टी के हों। बात ये कि ये तो एक कारोबारी लोग हैं, सरमायादार, इनका एक क्लब बने हुए हैं, उसी लिहाज से वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, उसी लिहाज से वो करते हैं और वो सब एक मामला है। बात ये कि उनके ऊपर कौन हाथ डाले, ये है कि उनके ऊपर हाथ कौन डाले। उनके ऊपर हाथ डालने के लिए यानी वो है असल में माफिया जो वहाँ से बैठ के गेम खेल रहे हैं और चेन है उनकी पूरी। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इतनी बातें हुई हैं, चाहे वो शक्कर माफिया हो, चीनी माफिया हो या आपके जो चावल हो, जितने भी आपके इश्यूज़ आए हैं इसमें अगर उठा के आप देख लें तो सब के अंदर जो है ना कहीं से डोर ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेट से फिर उसके ज़िम्मेदारान जो बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनसे जाके लिंक मिलते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे हालात जो हैं वो मुख्तलिफ जो माफियाज हैं इनकी वजह से भी ख़राब हैं, तो इनको
मतलब कंट्रोल करना या इनको पकड़ना एक बहुत आसान सी बात है क्या? मतलब क्या आपको लगता है कि ये फौरी तौर पे चाहें तो ऐसे सब कुछ ठीक हो सकता है क्या, या काफ़ी मुश्किलात का सामना है हुकूमत को भी? देखिए, हुकूमत की बात अगर आप करेंगे ना, तो फिर तो इमरान खान ने कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर ये कर दूंगा, मैं 90 दिन के अंदर जो है 1 अरब डॉलर 10 अरब डॉलर जो है वो वापस ले आऊँगा। उसने तो वो दावे किए थे इस मुल्क के अंदर कि लोग तो खुश हो गए थे ना। सही है। बात ये कि अब उसका उस हुकूमत के अंदर या ब्यूरोक्रेसी में जो लोग भी बैठे, उसने कहा था मैं तो उखाड़ फेंकूंगा इनको। और जो अगर पेट्रोल महंगा होता है तो समझो कि वज़ीर आज़म जो है इसका वो करप्ट है। तो अब इन जो बयानी है उसके मौजूद है, तो उसके मुकाबले में तो यही कहा जाएगा कि इस टाइम वज़ीर आज़म करप्ट हो गया, इस टाइम वज़ीर आज़म की उसकी टीम जो है करप्ट हो चुकी है। यानी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, या तो आप ये तस्लीम करें कि वो मैंने जो बयान दिए तो झूठे हैं, वो बयान जो दिए तो मुझे मतलब ये है कि उसकी कोई हकीकत नहीं है। आप उस बयानी की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क में आए, लोगों ने आपको वोट दिया, यहाँ पर आने के बाद आप कह रहे हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आज 2.5 साल भी आपकी आवाज़ निकल रही कि मुझे कुछ पता नहीं था, जबकि ये हकीकत है कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये जितने भी मतलब माफिया हैं, ये सब इस मुल्क को चला रहे हैं। और उसके अंदर ऐसे लोग हैं जिसके अंदर हुकूमत तो क्या कोई हाथ डाल ही नहीं सकता है। अच्छा, आप खुद अपनी बात का जवाब दे रहे हैं कि कोई इसमें डाल ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाने वाले हैं हुकूमत में। अच्छा। जो हुकूमत को बनाने और बिगाड़ने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कौन हाथ डालेगा? मगर उनके अलावा, सिर्फ उन 2-4 नामों के अलावा भी जितने लोग हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं टीम की, और उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। वो मतलब घूम फिर के कहीं ना कहीं से ऐसे आपके सामने आ जाते हैं कि आप उन पे हाथ नहीं डाल सकते। भाई देखें, ये जो इमरान खान कहता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, इमरान खान एक है पार्टी में, लेकिन असल में बात यह है कि एक पूरी टीम की ज़रूरत है। पूरी टीम मुखलिस हो, पूरी टीम में इखलास हो, उसका सिलेक्शन कप्तान को करना है ना जी। सही। वो अगर सही तरीके से सिलेक्शन करेगा, सही लोग होंगे, मैं समझता हूँ कि शायद इसके ऊपर काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं आज हम महंगाई के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफ़ा किया गया है उसके हवाले से। खालिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, ये जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं, ये जो महंगाई हो रही है, ये इसका जो नताइज हैं वो क्या आपको नज़र आते हैं? आगे जाके क्या और मामला ख़राब हो जाएंगे? देखिए, यही असल मसला है जो परेशानी के बायस है कि जो कुछ हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं और जो कुछ अपोजिशन की पॉलिसियाँ हैं, यानी अपोजिशन भी तो मुखलिस नहीं है ना किसी चीज़ के अंदर कि वो मतलब कोई आवाम के लिए कर रही है। बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये दोनों ही जो इस तरह कर रहे हैं, इसके बाद पे इन दोनों की जंग के अंदर जो है गरीबों का और आवाम को जो नुकसान हो रहा है, ये है मौजूद इस टाइम। सही है कि इस टाइम आवाम जो पिस रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। महंगाई हो रही है, मुसलसल हो रही है, होती है। अपोजिशन जो है वो सिर्फ बयानात की हद तक है, आपके जो ट्विटर की हद तक है। हाँ, रैली अगर निकालनी होगी तो वो फजलुर रहमान भी निकाल देंगे, वो जो है नवाज शरीफ भी निकाल देंगे, बिलावल भी चीख चीख के बयान दे देंगे। फिर जहाँ कलाबाजी खानी होगी तो वो फिर उसके अंदर भी अपनी दरारें डाल देंगी। यानी पहले आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि सबकी अपनी अपनी फाइलें हैं जो लेके बैठे हुए हैं, और उसमें हुकूमत की सतह यह है कि उनकी टीम में भी कोई ऐसा मुखलिस हर एक भानमती का एक कुनबा है जो जमा है। अब इमरान खान को लगे हुए हैं, लोगों का तासुर ये बना है कि वो जो है इसका नेक हैं, ईमानदार हैं, लेकिन अमलन सुताले के जो उनके समझें करीब तरीन लोग हैं, उनकी जो रिज़ल्ट अभी आए हैं चीनी के मसले पे और दूसरे मसले पे, तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें अवाम जो देख रहे हैं, उसके बाद जो नताइज आ रहे हैं वो आ रहे हैं महंगाई के, वो आ रहे हैं बेरोज़गारी के। फिर जो दावे हैं, जो यकीन है, यानी उसमें जो मायूसी हो रही है, मैं समझता हूँ कि शायद ये पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ नुकसानदेह हो रहा है, बल्कि शायद ये हुकूमतों के लिए भी किसी इनकलाब का एक पैगाम है। अच्छा, ये तो आपने मतलब पॉइंट आउट की चीज़ें कि जिनकी वजह से हम इन हालात पे पहुंचे हुए हैं। ज़रा कि इमरान खान साहब और ये हुकूमत जो है, इनको हुकूमत चलानी नहीं आती है, ये कमज़ोर हैं, काम सीख रहे हैं, नाअहल हैं, और भी पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात इनके ऊपर हैं सर। तो कोई एक शख्स जो है वो बता दीजिए कि ये हैं, हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है जो बेहतर कर देंगे, संवार देंगे। कोई भी जितने भी उम्मीदवार हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, वो बिलावल भुट्टो साहब या मरियम नवाज साहिबा
या फजलुर रहमान साहब या और ये जो इतनी सारी तंजीमें हैं, कोई ना कोई तो इतना काबिल इंसान होगा ना जो मुल्क को इस बहरान से इन मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकता है, उसके पास इतनी सलाहियत मौजूद है, मगर वो हुकूमत में नहीं है। जरा कोई पॉइंट आउट करते हैं। देखें, मुझे एक मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर उनका जो है मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब का एक वो मैंने पढ़ा था। ठीक है। उसमें उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होते रहना चाहिए, उसके अंदर ब्रेक नहीं लगना चाहिए, और इंतखाबात जब होते रहेंगे तो अच्छे बुरे का तमीज़ कौम करती रहेगी और ख़ुद ब खुद क़यादत सामने आएगी। तो 5 साल बाद होने चाहिए, या जिस तरह ये बाकी पूरी अपोजिशन शोर कर रही है कि बस इंतखाबात सुबह ही हो जाए? अच्छा, ये जो सूरत-ए-हाल है ना, मतलब ये कि 2.5 साल 3 साल, ये भी समझो कि बुराइयों के उस हुदूद को क्रॉस कर गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है 2.5-3 साल बाद होते रहे इंतखाबात, 5 साल के बजाय 2.5-3 साल, कि लोगों में कम से कम एक शऊर तो आए। अब हो ये रहा कि किसको लाएंगे आप? एक तरफ दीनी जमातें, दीनी जमातों में जो नुमाया तौर पे अपने आप को आए वो फजलुर रहमान आए। मैं समझता हूँ कि शायद सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुँचा है दीन को तो इसी हवाले से, जो मतलब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से कभी किसी आलिम दीन के लिए मतलब इस अल्फाज के साथ लोगों ने याद नहीं किया जो अभी याद कर रहे हैं, और यकीन कुछ हक़ाइक़ होंगे। दूसरी रह जाती है जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, और उसके बाद फिर जो और हैं वो और तीसरे चौथे दर्जे पे आती हैं दीनी जमातें, उनके अंदर क्या सूरत हाल है? यानी कौम तजुर्बाकार सियासी जमातों के बारे में बता दीजिए। तजुर्बेकार हुकूमत के हवाले से सियासी जमातें जिन्होंने हुकूमत का तजुर्बा भी है, जिनके पास इस तरह मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है। दीनी जमातों के अंदर तो सिर्फ एक फजलुर रहमान है जिसको तजुर्बा है, या फिर सिराजुल हक साहब हैं। यानी वहाँ पे रहे हैं, खुद इमरान खान जो कह चुका हो कि सीनियर वजीर हैं और कोई करप्शन नहीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ वहाँ पे कहा गया होगा अगर एक ही बचेगा फिर सिराजुल हक बचेंगे। ठीक है ना। इस कराची के अंदर भी यहाँ पर हम मौजूद हैं, जो रही है हुकूमत उसके अंदर देख लें कि काम और दयानतदारी का मामला है। लेकिन ये हुकूमतें बाद ये कि अवाम वोट दें तो लोग आएंगे ना, मुंतखब हो गए। सबसे बड़ी मसला ये है कि लोग, वही तो कह रहा हूँ, कुछ चेहरा बता दीजिए ना, कि ताकि आप बताएं कि भी देखें ये हैं वो साहब। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग अगर मुंतखब करें तो सही क़यादत आएगी। अच्छा, तो ये पूरा जो निज़ाम आप चाह रहे हैं ये ऐसे चुटकी में जो है ना वो किया जा सकता है? इमरान खान के खिलाफ क्या कैंपेन चल रही है? इमरान खान के लिए यही चल रही है ना कि ये मुंतखब नहीं है, इसको लाके बैठाया गया है। बस इस अमल को तोड़ा जाए, इस अमल को ख़त्म किया जाए, लोग जिसको वोट दें उसको लेके आए। आप देखें खुद ब खुद जो है इसका जमहूरी अमल एक चलेगा। बिल्कुल सही, ये तो बात हकीकत है कि ये हमारा मुस्तकबिल जो है आवाम का, वो आवाम के अपने हाथ में। हमें खुद भी संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है, वरना तो अगर हम कहें कि हम खुद रिलैक्स होकर बैठ जाए और सारा कुछ जो है हुकूमतों ने ठीक करना है, तो फिर तो कुछ ठीक नहीं होने वाला था। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है दोस्तों। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।